नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम कानपुर। मैं राघवेंद्र मिश्रा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। CSIR, गेट या अदर जो PhD एग्जाम्स हैं या IIT JAM वगैरह में भी कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम लोग न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर को डिस्कस करेंगे। ये किस तरह के डैमेजेस को रिपेयर करता है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से वो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इस रिपेयर प्रोसेस में, इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आकर के यूकैरियोट्स में भी हम लोग स्पेशली ह्यूमंस में न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे और यदि डिफेक्टिव होगा यदि सिस्टम तो क्या डिजीजेस होंगी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर जैसा पिछले वीडियो मैंने आपको बताया, ये रिपेयर पाथवे उन डीएनए डैमेजेस को रिपेयर करता है जो काफी बड़े हैं और डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ये उनको रिपेयर करने के लिए बेसिकली इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें से एक तरह का डीएनए डैमेज बहुत कॉमन है जिसे हम लोग पायरिमिडीन डाइमर्स के नाम से जानते हैं या थाइमीन डाइमर्स। दो थाइमीन एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जब आपस में कोवैलेंटली बाइंड होते हैं तो उनके हम इस स्ट्रक्चर को पायरिमिडीन डाइमर या थाइमीन डाइमर जैसा नाम देते हैं। तो इसको रिपेयर करने के लिए न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी कई सारे बल्कि डैमेजेस हो सकते हैं, जैसे कि जो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं जो इंसर्ट हो जाते हैं डीएनए डबल हेलिक्स में, उनको भी रिपेयर करने के लिए भी न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर यूज किया जाता है। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर क्या है। न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर पाथवे रिपेयर बल्कि डीएनए लीजन्स। ये रिपेयर करता है बल्कि डीएनए लीजन्स। ठीक है, और जो बल्कि डीएनए लीजन्स होते हैं वो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करते हैं। जब स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करते हैं तो ये डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स का जो मूवमेंट है, जो उनका फंक्शन है ऑन डीएनए, उसको भी ब्लॉक करते हैं। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर ऐसे डैमेजेस को रिपेयर करता है जो जनरल प्रोसेस जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या फिर रिकॉम्बिनेशन जैसे प्रोसेस को बंद कर देता है, ब्लॉक करा देता है। और ये प्रोसेस यदि ब्लॉक होते हैं तो लीथल भी हो सकते हैं सेल के लिए और सेल की डेथ भी हो सकती है। तो बल्कि डीएनए लीजन्स दैट कॉज लार्ज डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स का जो एक कॉमन स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है उसे ये डिस्टॉर्ट कर देते हैं। These bulky lesions generally block normal processes like replication, recombination and transcription। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है, जब डीएनए में ज्यादा डैमेजेस हैं तो रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन या ट्रांसक्रिप्शन जैसे प्रोसेसेस को भी ये ब्लॉक कर देते हैं। तो आप बेसिकली एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर बल्कि डीएनए लीजन्स को रिपेयर करता है जो डीएनए स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करते हैं। ठीक है, और या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे डैमेजेस को ये रिपेयर करता है जो रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन या ट्रांसक्रिप्शन जैसे प्रोसेसेस को भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट आपको ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बल्कि डीएनए लीजन्स हैं तो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया, रिकॉम्बिनेशन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया ब्लॉक हो सकती। चलिए यदि सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, रिकॉम्बिनेशन भी नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन यदि बंद होता है तो ये सेल के लिए लीथल है, सेल की डेथ हो सकती है। और यदि ऐसे टिश्यूज या ऐसी सेल्स में लार्ज स्केल पर इस तरह के डैमेजेस हुए हैं तो हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए किसी भी सेल या ऑर्गेनिज्म के लिए। जब यहाँ पर डिफेक्ट आते हैं तो डिजीजेस भी हो सकती हैं, जैसे ह्यूमंस में कई सारी डिजीजेस हो सकती हैं, और या सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ भी हो सकती है। तो आपको इसको ध्यान रखना है।
अगले पॉइंट में आते हैं, बल्कि डीएनए लीजन्स इंक्लूड दोज क्रिएटेड बाई कोवेलेंट रिएक्शंस ऑफ डीएनए बेसेस विथ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज वेरियस पायरिमिडीन डाइमर्स, जैसे कि थाइमीन और थाइमीन साइटोसिन एंड साइटोसिन। जनरली क्या होता है कि थाइमीन डाइमर्स में जब हम लोग आते हैं, पायरिमिडीन डाइमर नाम लेते हैं, तो जनरली ऐसा मानते हैं वो थाइमीन और थाइमीन के बीच में डाइमर्स बनते हैं। ये बहुत ही कॉमन पायरिमिडीन डाइमर्स हैं, लेकिन थाइमीन और साइटोसिन के भी बीच में डाइमर्स बन सकता है, साइटोसिन और साइटोसिन के बीच में भी डाइमर्स बन सकते हैं। स्पेशली इन डाइमर्स को, पायरिमिडीन डाइमर्स को, या ये कहें पायरिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है यूवी लाइट। यूवी लाइट इंड्यूस्ड थाइमीन डाइमर्स होते हैं, बहुत आसानी से यूवी लाइट के इफेक्ट में ये डाइमर्स बन जाते हैं, ठीक है, जिनको कॉमनली हम लोग पायरिमिडीन डाइमर्स कहते हैं। तो इस तरह के जो डैमेजेस हैं उसमें बहुत ही कॉमन है पायरिमिडीन डाइमर्स। बहुत सारी हाइड्रोकार्बन चेन जैसे एक्रिडीन डाई वगैरह है, वो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम लोग उसको पढ़ते हैं किस तरह से वो इंसर्ट हो जाती हैं। तो यहां पर मैं केवल नाम ले रहा हूं। जो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं वो भी लार्ज स्केल डैमेज करते हैं और उनको भी रिपेयर किया जा सकता है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिपेयर पाथवे है, मैकेनिज्म है जो डीएनए के बड़े बड़े डैमेजेस को रिपेयर करता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं, उनके नाम क्या हैं जो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं, उनका बेसिक फंक्शन क्या है। फिर अगले स्टेप में हम लोग जानेंगे वो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं एंजाइम से रिलेटेड होते हैं, वहां से पूछे जाते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, किसी भी रिपेयर सिस्टम की कैपेबिलिटी उसके अपने एंजाइम्स की वजह से, यदि कोई भी एंजाइम डिफेक्टिव है तो वो रिपेयर जो पाथवे है वो भी डिफेक्टिव होगा। नॉर्मली जो डैमेजेस रिपेयर हो सकते थे उनको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो अगले स्टेप पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से एंजाइम्स हैं प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं और उनका रोल क्या है उसकी हम लोग स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एंजाइम्स इन्वॉल्व इन NER न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, और स्पेशली मैंने इसको यहां पर थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है प्रोकैरियोट्स में। इसके बाद हम लोग यूकैरियोट्स में भी इसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो देखिए सबसे पहले UVRA, क्योंकि यूवी लाइट के रिस्पांस में बहुत सारे थाइमीन डाइमर्स बन जाते हैं और उन डाइमर्स को रिपेयर करने के लिए न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर इन्वॉल्व होता है। तो और रिसर्च के बेस पर जब इस तरह के आइडेंटिफिकेशन शुरू हुए, इनको जो है जानना शुरू किया गया, तो इन प्रोटीन्स को ही नाम दे दिया UVR से। यदि हम किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स को यूवी लाइट से एक्सपोज करें तो इन प्रोटीन्स का लेवल तेजी से इंक्रीज होता है विद इन सेल, तो इस वजह से इनको नाम दे दिया गया UVR प्रोटीन्स, और उनको डेजिग्नेट करने के लिए ABCD इस तरह से इनको नाम दिए गए। तो बैक्टीरिया में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में, उनको हम UVR से डेजिग्नेट करते हैं। और वो कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं तो ध्यान देते हैं। UVRA एक प्रोटीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है UVRA। ये प्रोटीन डिटेक्ट करती है डीएनए डिस्टॉर्शन को, या ये कहें कि वो साइट जहां पर डीएनए डिस्टॉर्शन हुआ है, या हम नॉर्मली ये कहें स्कैन करती है डीएनए लीजन को कि डीएनए में किस जगह पर डैमेज हुआ है। तो डिटेक्ट डिस्टॉर्शन इन डीएनए डबल हेलिक्स, ये डिस्टॉर्शन को डिटेक्ट करने का काम करती है प्रोटीन, ठीक है। दूसरी प्रोटीन है UVRB। UVRB का फंक्शन क्या है, तो जब UVRA ने डिटेक्ट कर लिया डीएनए डैमेज को, तो UVRB उस रीजन पर डीएनए स्ट्रैंड्स का सेपरेशन करती है। जो डीएनए डबल हेलिक्स है उनके जो स्ट्रैंड्स हैं वहां पर सेपरेट किए जाते हैं। जैसा हम लोग रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ते हैं कि RNA पॉलीमरेज जब बाइंड होता है तो प्रमोटर रीजन पर डीएनए की मेल्टिंग होती है जिससे टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्सपोज हो। उसी तरीके से UVRB का फंक्शन है डीएनए को मेल्ट करना, ठीक है,
टू सिंगल स्ट्रैंडेड बबल अराउंड द डीएनए लीजन। डीएनए लीजन के पास डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करना। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो दूसरी प्रोटीन है यूवीआरसी, उसको रिक्रूट करना एट द साइट ऑफ लीजन। जहां पर लीजन है, जहां पर यूवीआरबी प्रोटीन डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग किया है, वहां पर यूवीआरसी को रिक्रूट करना है। यूवीआरसी एक इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के इंटरनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ये प्रोटीन जो डीएनए लीजन है उसके दोनों तरफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगी, जिससे उस डैमेज्ड फ्रेगमेंट को निकाला जा सके, जो आधार है एक्सेशन रिपेयर का। एक्सेशन रिपेयर में डैमेज्ड पोर्शन को निकाल करके वहां एक नया डीएनए पोर्शन बनाना है, एक एक न्यूक्लियोटाइड्स को लगा करके। इस वजह से दोनों तरफ डीएनए लीजन के हमें कट लगाना पड़ता है, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है डीएनए बैकबोन को, और ये फंक्शन करता है बैक्टीरिया में यूवीआरसी। तो दोनों तरफ डीएनए को कट करने का फंक्शन कौन करेगा? यूवीआरसी। इस वजह से हम इसे इंडोन्यूक्लियस कहते हैं। क्रिएट 2 इंसिजन्स ऑन बोथ साइड ऑफ लीजन। ठीक है। देन इसके बाद आता है यूवीआरडी। जब डीएनए के दोनों तरफ डीएनए लीजन के दोनों तरफ कट कर दिया, तो वहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स हैं उसको हटाने के लिए हमें यूवीआरडी हेलिकेज की जरूरत पड़ती है। तो जो डैमेज्ड फ्रेगमेंट है उसको रिमूव करने के लिए हमें फंक्शन चाहिए यूवीआरडी का, और इस वजह से ये क्या हुआ? हेलिकेज। ठीक है। रिमूव डीएनए स्ट्रैंड कंटेनिंग डीएनए लीजन। डीएनए लीजन को ये क्या करता है? रिमूव करेगा। अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इसको बेसिकली और बेहतर समझ पाएंगे। जब डीएनए स्ट्रैंड को रिमूव कर दिया गया तो वो गैप क्रिएट हुआ। उस गैप को फिल करने के लिए हमें पॉलीमरेज यूज करना है, डीएनए पॉल फर्स्ट। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो गैप क्रिएट है वहां पर 1 by 1 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके उस गैप को फिल करेगा, और फाइनली डीएनए लाइगेज फाइनल बॉन्ड बनाएगा डीएनए बैकबोन में, अर्थात डीएनए बैकबोन को रीसील करेगा। तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज कॉमन एंजाइम है, और ये इन्वॉल्व होते हैं और भी बहुत सारी प्रोसेसेस में। हम लोगों ने बेसिक सेशन रिपेयर में भी इनको पढ़ा हुआ था। यहां पर बैक्टीरिया में 4 प्रोटीन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यूवीआरए, यूवीआरबी, यूवीआरसी एंड यूवीआरडी आर द यूनिक प्रोटीन ऑफ प्रोकैरियोट्स विच इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। प्रोकैरियोट्स में ये 4 प्रोटीन आपको ध्यान रखना है जो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्व होती। यहां से एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, यदि यूवीआरए का फंक्शन साइलेंट कर दिया जाए तो डिटेक्शन नहीं होगा। यूवीआरबी को साइलेंट करें तो जो लीजन्स है उनका हम सेपरेशन नहीं कर पाएंगे डीएनए स्ट्रैंड्स का। यूवीआरसी यदि साइलेंट कर दिया जाए, डिफेक्टिव है, तो हम दोनों तरफ लीजन के कट नहीं लगा पाएंगे। यदि यूवीआरडी डिफेक्टिव है तो उसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। चलिए, इन प्रोटीन्स को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से बेसिक न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, और किस स्टेप में कौन सी प्रोटीन आकर के इन्वॉल्व होगी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये रीजन है जिसको मैंने थायमीन डाइमर ये डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड है, ये थायमीन डाइमर है। थायमीन और थायमीन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है, इसको रिपेयर करना है। ठीक है। तो किस तरह से न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की जो पूरी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू होगी। तो सबसे पहले यहां पर जो प्रोटीन इन्वॉल्व होगी वो है यूवीआरए और यूवीआरबी का कॉम्प्लेक्स। आपको यहां पर ध्यान देना है, यूवीआरए और यूवीआरबी का कॉम्प्लेक्स बनता है सबसे पहले। ठीक है। यहां पर 2 सब यूनिट यूवीआरए की हैं
और 2 सब यूनिट UVRB की हैं। आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से एक टेट्रामर असेंबल होता है। टेट्रामर तो एक डाइमर UVRA का और एक डाइमर UVRB का सबसे पहले आपस में कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स, जिसे हम UVRA UVRB कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स डीएनए के साथ बाइंड होता है और डीएनए लीजन को स्कैन करता है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि UVRA ही ऐसा नहीं कि अकेले जाकर के बाइंड कर गया डीएनए से और डीएनए में जो डैमेज उसको स्कैन करेगा। सबसे पहले UVRA UVRB का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है 2 सब यूनिट हैं UVRA की और 2 सब यूनिट हैं UVRB की। इस तरह से डाइमर ऑफ डाइमर हुआ, डाइमर ऑफ UVRA एंड डाइमर ऑफ UVRB। और इस तरह से टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स असेंबल हुआ और जो स्कैन करेगा डीएनए डिस्टॉर्शन को। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉम्प्लेक्स स्कैन करेगा डीएनए डिस्टॉर्शन को। ठीक है, तो स्कैन करेगा। जब तक स्कैन की जो प्रक्रिया है वो तब तक चलती रहेगी जब तक कि डैमेज को रिकॉग्नाइज न कर लिया जाए। इस तरह से टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स स्कैन कर रहा है डीएनए डिस्टॉर्शन को जहां पर पायरिमिडीन डाइमर है, और जैसे ही ये स्कैन कर लेगा इसका मूवमेंट रुक जाएगा और देन दूसरी जो प्रोसेसेस हैं वो शुरू होंगी। तो देखिए ये डीएनए डैमेज है, एक थाइमिन डाइमर है। थाइमिन डाइमर को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे पहले एक टेट्रामर UVRA और UVRB का बाइंड होता है डीएनए के साथ और उसे स्कैन करता है, और इसने डीएनए जो डिस्टॉर्शन है, डैमेज रीजन है, उसे स्कैन कर लिया और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स डैमेज रीजन पर बाइंड है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि इस कॉम्प्लेक्स ने डीएनए डैमेज को स्कैन किया। अब अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे। तो जैसे ही इसने डीएनए डैमेज को स्कैन कर लिया, स्कैन करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स कन्फर्मेशनल चेंज में जाता है और कन्फर्मेशनल चेंज के साथ ही जो UVRA डाइमर कॉम्प्लेक्स है वो बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाएगा। UVRA कॉम्प्लेक्स यहां से क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो आपको अगला स्टेप ध्यान रखना है, पहले स्टेप स्कैनिंग, दूसरे स्टेप में जैसे स्कैन कर लिया डैमेज रीजन को तो UVRA ने इस टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स को छोड़ दिया, ये बाहर निकल गया। अब डीएनए के साथ केवल कौन बाइंड है, UVRB। UVRB क्या करता है, मैंने पहले एक टर्म यूज किया कन्फर्मेशनल चेंज। जैसे ही UVRA रिलीज हुआ, UVRB में भी कन्फर्मेशनल चेंज आया और इसने क्या किया, डीएनए रीजन को डैमेज्ड पॉइंट पर आकर के सेपरेट किया, अर्थात मेल्टिंग कर दी। जैसे आप जानते हैं हेलिकेज का फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, उस तरीके से इसने डीएनए रीजन को वहां पर क्या किया, मेल्ट किया। तो ये मेल्टिंग का फंक्शन UVRB कर रहा है।
आप ये समझ सकते हैं जैसे ही यूवीआर ए ने इस कॉम्प्लेक्स को छोड़ा वैसे ही यूवीआर बी एक्टिव हुआ और एक्टिव होने के बाद उसने डैमेज्ड रीजन पर डीएनए को मेल्ट किया, डीएनए स्ट्रैंड्स का सेपरेशन कर दिया। दोनों स्ट्रैंड्स उस रीजन पर क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करके डीएनए स्ट्रैंड्स को क्या करता है, सेपरेट कर देता है। जैसे ही डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं उसके बाद यूवीआर बी रिक्रूट करता है यूवीआर सी को, यूवीआर सी, इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। यूवीआर बी ही रिक्रूट कर रहा है यूवीआर सी को। तो यूवीआर बी ने रिक्रूट किया यूवीआर सी को और ये इंडोन्यूक्लियस है, इसका काम है डीएनए स्ट्रैंड्स को कट करना। तो थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, यूवीआर सी आएगा और ये डैमेज जो रीजन है उसके दोनों साइड पर कट लगाता है। ये डीएनए स्ट्रैंड है, यूवीआरसी किस तरह से कट करेगा आपको इसको भी ध्यान रखना है। यूवीआरसी इंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में जो डीएनए लीजन है, जो ये हिस्सा है, इसके दोनों तरफ कट लगाता है। यदि हम इसके इस तरफ आए तो ये 5 प्राइम एंड है, यदि हम उस तरफ जाएंगे तो ये 3 प्राइम एंड है। यूवीआरसी दोनों एंड पर कट करता है। कट करने के लिए जो डैमेज रीजन है उसके लगभग ये 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, 5 to 6 न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम डीएनए लीजन 3 प्राइम एंड पर लगभग 5 से लेकर के और 6 न्यूक्लियोटाइड्स नीचे जो डीएनए लीजन है वहां पर कट करेगा। जबकि उसके 5 प्राइम एंड पर ये लगभग 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम कट करता है। 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स ये अप स्ट्रीम कट करेगा। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, यूवीआरसी इंडोन्यूक्लियस है, जो डैमेज्ड डीएनए स्ट्रैंड है वहां पर बैकबोन को कट करेगा। ये डीएनए लीजन के दोनों तरफ कट करेगा, ना कि एक तरफ, ठीक है। आपको भी ध्यान रखना है, क्या ये केवल डैमेज्ड पोर्शन को ही निकालेगा, तो ऐसा नहीं है। जो डैमेज्ड पोर्शन है वो तो इसका हिस्सा है ही। डैमेज्ड रीजन के लगभग 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम 3 प्राइम एंड की तरफ ये कट करेगा, अर्थात 5 से 6 नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के नीचे कट कर रहा है, और लगभग 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड 5 प्राइम एंड पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के ऊपर ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट कर रहा है। तो यहां पर ये कट करेगा, ठीक है, और उसी के बीच में प्रेजेंट है थाइमीन डाइमर। तो इस तरह से इसने यहां पर कट किया है। ये इस तरह से कट किया है। तो ये इसका 5 प्राइम फॉस्फेट जनरेट होगा और ये है 3 प्राइम OH ग्रुप जनरेट हुआ, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर 3 प्राइम OH ग्रुप है और ये 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप यहां पर जनरेट हुआ। तो इसने यूवीआरसी ने दोनों तरफ कट लगाया और जैसा अभी मैंने पहले कहा कि लगभग 5 से 6 नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड नीचे और 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड ऊपर डैमेज्ड पॉइंट के, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि पहले 5 प्राइम एंड पर ये कट करेगा या ये 3 प्राइम एंड पर कट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले ये 3 प्राइम एंड की तरफ कट करता है और देन इसके बाद ये 5 प्राइम एंड की तरफ कट करता है। तो इसने इस तरह से कट किया, ये डैमेज्ड पोर्शन है, लेकिन अभी भी ये जो डैमेज्ड रीजन है वो अपने डीएनए के साथ मोर और लेस कुछ कॉम्प्लीमेंट्री में है। इसको निकालने के लिए फंक्शन की जरूरत है यूवीआरडी की। तो इसके बाद रिक्रूट होता है यूवीआरडी। यूवीआरडी रिक्रूट होगा और इसका काम है इस डैमेज्ड पोर्शन को बाहर निकालना। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ये इस डैमेज्ड रीजन को बाहर निकालेगा।
ये इसका 5 प्राइम, ये 3 प्राइम है, ये डैमेज्ड पोर्शन है। तो ये एज ए फ्रेगमेंट ये बाहर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रेगमेंट है, यदि हम एवरेज में देखें तो ये लगभग 13 से लेकर के और 15 न्यूक्लियोटाइड्स का हो सकता है। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में लगभग 13 से 15 न्यूक्लियोटाइड्स एडिशनल अलोंग विथ डैमेज्ड पोर्शन बाहर निकाल दिया जाता है। जब इस पोर्शन को बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पोर्शन तो ओपन हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट होगा। कुछ इस तरीके से ये एक गैप आ गया है। तो स्ट्रैंड के सेपरेट होते ही एक सिंगल स्ट्रैंडेड गैप क्रिएट हुआ। इस गैप को फिल करने के लिए फंक्शन चाहिए डीएनए पॉल फर्स्ट का। इस गैप को फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इसके बाद इन्वॉल्वमेंट होगा डीएनए पॉल फर्स्ट का। ये जब इन्वॉल्व होगा तो ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम OH ग्रुप है। ये इस 3 प्राइम OH ग्रुप को यूज करेगा एज ए प्राइमर और डीएनए का यहां पर रेप्लिकेशन करेगा, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। ठीक है, इसके बाद जो ये फाइनल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को सील करने के लिए हमें फंक्शन की जरूरत होगी डीएनए लाइगेज की, डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज इस फाइनल बॉन्ड को बनाएगा और डीएनए में जो निक है स्ट्रैंड में, उस निक को फिल करेगा। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं लगभग 4 से 5 स्टेप में न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। ओवरऑल मैं इसको लाइन डायग्राम में एक बार और बना देता हूं, जिससे आप लोग क्लियरली इसको समझ सकें कि क्या स्टेप्स यूज किए गए। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है UVRA और UVRB कॉम्प्लेक्स का। आपको ध्यान रखना है ये टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स है, 2 UVR और 2 UVRA और 2 UVRB की सब यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं पहले स्टेप में। तो इसका काम है डीएनए डैमेज को सेंस करना, स्कैन करना। जैसे ही स्कैन कर लेता है तो अगले स्टेप में रिमूव होता है UVRA, जो डाइमर है ये रिमूव हो जाएगा। जो UVRA डाइमर है उसके रिमूव होते ही UVRB में कन्फर्मेशन चेंज आएगा। ये डीएनए स्ट्रक्चर को मेल्ट करेगा अराउंड डीएनए लीजन, और मेल्ट करने के बाद ये रिक्रूट करेगा UVRC को। UVRC का फंक्शन है डीएनए लीजन्स के दोनों साइड पर कट लगाना, पहले 3 प्राइम एंड की तरफ एंड देन 5 प्राइम एंड की तरफ, और जो डीएनए लीजन है उसके 3 प्राइम एंड की तरफ जब ये कट लगाएगा तो लगभग 5 न्यूक्लियोटाइड जो नॉर्मल है उसके जस्ट नीचे लगाएगा, जबकि 5 प्राइम एंड पर लगभग 8 न्यूक्लियोटाइड ऊपर लगाएगा। तो लगभग 12 से 15 या 13 से 15 न्यूक्लियोटाइड्स नॉर्मल भी इसके साथ निकलेंगे अलोंग विथ डैमेज्ड पोर्शन। तो UVRC ने कट लगाया। जब UVRC कट लगा लेगा देन इसके बाद इन्वॉल्वमेंट होगा UVRD का, और UVRD जो डैमेज्ड डीएनए पोर्शन है उसे एज ए फ्रेगमेंट बाहर निकालेगा। जब ये फ्रेगमेंट बाहर निकल जाएगा देन इन्वॉल्वमेंट होगा डीएनए पॉल फर्स्ट का, और देन इसके बाद डीएनए लाइगेज इन्वॉल्व होगा। डीएनए पॉल फर्स्ट और डीएनए लाइगेज, डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोग इनके बारे में काफी ज्यादा पढ़ते हैं, तो नॉर्मली कोई डिस्कस करने की बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में जो प्रोकैरियोट्स में स्पेशली 4 प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, UVRA, UVRB, UVRC एंड UVRD, वो किस सीक्वेंस में और कैसे फंक्शन करती हैं ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पोर्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे NER इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की प्रोसेस क्या है, थोड़ा उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
तो एक पॉइंट आप बेसिकली इस तरीके से समझ लें कि जो बेसिक प्रिंसिपल है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का, यूकैरियोट्स में NER न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की प्रोसेस क्या है और कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। तो एक पॉइंट आप क्लियर कर लें, जो बेसिक प्रिंसिपल है NER इन यूकैरियोट्स वो लगभग सिमिलर है, ये सिमिलर है प्रोकैरियोट्स के। तो यहां पर बहुत ज्यादा ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आने वाला है कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर को हम लोग बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे यूकैरियोट्स में, तो ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की जो प्रोसेस है, जो बेसिक प्रिंसिपल है यूकैरियोट्स में, वो बैक्टीरिया की तरह ही है, प्रोकैरियोट्स की तरह है। अर्थात डिटेक्शन करना, डैमेज कहां पर है उसको डिटेक्ट करना, उस डैमेज पोर्शन को वहां से निकालना और देन इसके बाद उस गैप को फिल करना डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से और लाइगेज के द्वारा फाइनल बॉन्ड बनाना, ये प्रोसेस यहां पर यूज की जाएगी। तो कोई बहुत ज्यादा बेसिक प्रिंसिपल में डिफरेंस नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक NER थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, उसका एक कारण है यहां पर कई सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और दूसरा कारण ये है कि इस पाथवे को दो अलग अलग तरीके से रिक्रूट किया जा सकता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ NER इन यूकैरियोट्स इज सिमिलर एज प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स की तरह ही होता है। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि NER की इंपॉर्टेंस यूकैरियोट्स में कहीं ज्यादा है। यूकैरियोट्स में कुछ ज्यादा है, जो थायमीन डाइमर्स हैं उनको रिपेयर करने में, उसको आपको इस तरह से ध्यान रखना है। मैंने अभी इस पर डिस्कशन तो नहीं किया है। जो नॉन प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें थायमीन डाइमर्स को डायरेक्टली रिपेयर कर लिया जाता है, एंजाइम पाया जाता है डीएनए फोटोलाइज। डीएनए फोटोलाइज एंजाइम डायरेक्टली सनलाइट को एब्जॉर्ब करके पायरिडीन डाइमर्स को ब्रेक कर देता है और डैमेज को रिवर्स कर लेता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर एक ऑप्शन और भी है, जो नॉन प्लेसेंटल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक ऑप्शन है थायमीन डाइमर को रिपेयर करने के लिए डायरेक्ट रिपेयर, डायरेक्ट बॉन्ड को ब्रेक करके और डैमेज को रिकवर कर लिया, रिपेयर कर लिया। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं, प्लेसेंटल एनिमल्स हैं, उनमें डीएनए फोटोलाइज एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस वजह से थायमीन डाइमर्स को रिपेयर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का। यदि इस रिपेयर सिस्टम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो थायमीन डाइमर्स को रिपेयर करना मुश्किल होगा, जिससे बहुत सारे म्यूटेशंस होने के चांस हैं, और हो सकता है वो म्यूटेशन यदि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे सेल्स एबनॉर्मल भी हो सकती है, मैलिग्नेंट भी हो सकती है, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। स्पेशली मैं यहां पर इस पाथवे की इंपॉर्टेंस को ह्यूमन से जोड़ रहा हूं, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, इन ह्यूमंस जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे हायर एनिमल्स में, तो ह्यूमंस का उदाहरण लेंगे, हम लोगों में किस तरह की प्रॉब्लम आती है। इफ NER न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर इज डिफेक्टिव, यदि NER डिफेक्टिव है तो एक डिजीज डेवलप हो जाती है, जिसे हम लोग नाम देंगे जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। XP भी इसको लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि मनुष्य में
न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर डिफेक्टिव है तो एक डिजीज डेवलप हो जाती है जिसे हम जीरोडर्मा पिगमेंटोसम कहते हैं। इसमें जो स्किन है उसमें मेलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो लगभग बंद हो जाता है और व्हाइट सी स्किन आ जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग यदि सनलाइट से एक्सपोज होते हैं तो उनमें नॉर्मली स्किन कैंसर डेवलप हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि स्किन सेल्स अपने थायमीन डाइमर्स को रिपेयर नहीं कर पाती हैं और इस तरीके से उन रिपेयर ना होने की वजह से मल्टीपल स्किन कैंसर डेवलप होने के चांस होते हैं। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की इंपॉर्टेंस क्या है। यदि फिर इस पॉइंट को समझ लें, मनुष्य में न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर डिफेक्टिव है तो एक डिजीज डेवलप हो जाती है जिसका नाम है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, ठीक है। और इसमें स्किन कैंसर्स भी डेवलप हो सकते हैं यदि उसने बचाव ना किया तो उसके जो स्किन कैंसर्स हैं वो भी डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिजीज हमें ये बताती है कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की इंपॉर्टेंस मनुष्य में क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि डिफेक्टिव क्यों हो जाता है। तो डिफेक्टिव होने का कारण ये है कि वो प्रोटीन्स जो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का हिस्सा हैं उनमें से यदि कोई भी प्रोटीन डिफेक्टिव है तो ये डिजीज डेवलप हो जाएगी। जैसे बैक्टीरिया में हमने देखा कि प्रोटीन यूवीआरए डिटेक्शन कर रहा है, यूवीआरबी मेल्टिंग कर रहा है, यूवीआरसी इंडोन्यूक्लियस की तरह वर्क कर रहा है, यूवीआरडी हेलिकेज है, ये सभी कलेक्टिवली फंक्शन करते हैं तो ये एक न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का जो पूरा फंक्शन है वो कंप्लीट होता है। यदि इनमें से कोई भी एक प्रोटीन डिफेक्टिव हो तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है, जो रिपेयर की पूरी मैकेनिज्म है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो चलिए इसी पॉइंट से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो डिजीज है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। इसी वजह से मनुष्य में प्रोटीन्स ऑफ NER, आप इस पॉइंट को ध्यान रखें, जो प्रोटीन्स NER का हिस्सा हैं उन प्रोटीन्स को नाम दिया गया है जीरोडर्मा से स्टैंड करता है XP। जो XP है वो स्टैंड कर रहा है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के लिए, ठीक है। तो उन प्रोटीन्स को जैसे बैक्टीरिया में UVRA UVRB का, उसी तरीके से ह्यूमन में, मनुष्य में हम ऐसी प्रोटीन जो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का हिस्सा है जो इन्वॉल्व हो रही हैं उनको XP से डेजिग्नेट करते हैं। साथ में उनको हम अल्फाबेट में A B C D इस तरह के नाम दे सकते हैं, A, B, C, D सो ऑन, इस तरीके से। तो XPA, XPB, XPC, XPD इस तरह से हम इनको नाम देते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में मैंने यहां पर 2 पॉइंट आपके लिए बोले हुए हैं, आप ओवरऑल इसको समझ लीजिए। जो बेसिक प्रिंसिपल है रिपेयर का वो वैसा ही है जैसे बैक्टीरिया में है, ठीक है। यहां पर जो उदाहरण हम लोगों ने रखा है वो मनुष्य का रख लिया है, क्योंकि यदि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का प्रोसेस एबनॉर्मल होता है तो एक डिजीज डेवलप हो जाती है जिसे जीरोडर्मा पिगमेंटोसम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जीरोडर्मा पिगमेंटोसम कौन से रिपेयर सिस्टम के डिफेक्टिव होने की वजह से डेवलप होता है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। तो ये डेवलप क्यों हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई एंजाइम या कोई ना कोई जो प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का हिस्सा है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। इस वजह से मनुष्य में न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्व होने वाली जो प्रोटीन है उनको XP से डेजिग्नेट किया जाता है और A B C D इस तरह से हम इनको लिखते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो मनुष्य में न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्व होती हैं। तो प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर इन ह्यूमंस, उसको हम लोग सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे और देन इसके पाथवे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही है। सबसे पहले हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं XPC के बारे में, XPC। और इसी के साथ में एक प्रोटीन और है जिसे हम XPA भी कह सकते हैं, ठीक है। इसकी जो फंक्शनल सिमिलैरिटी है वो बैक्टीरिया के UVRA और UVRB की तरह है। शायद आप इसको समझ पा रहे होंगे।
मनुष्य में EXPC एंड EXPA इसकी फंक्शनल सिमिलैरिटी UVRA और UVRB प्रोकैरियोट्स का जो UVRA है और UVRB है उसकी तरह है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इसका काम है स्कैन करना, स्कैन DNA डैमेज, ये DNA डैमेज को स्कैन करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है DNA डैमेज को स्कैन भी करता है और DNA को मेल्ट करता है, मेल्ट DNA अराउंड लीजन, जो डैमेज है उसके आसपास DNA को मेल्ट भी करता है। तो ये फंक्शन है EXPC और EXPA का। इसके अगले स्टेप में हम लोग आते हैं EXPB एंड सेकेंड इज EXPD। ये दो सब यूनिट्स हैं, ठीक है। और इन दोनों सब यूनिट्स का काम है जो DNA मेल्ट हुआ है, ठीक है, उस मेल्टिंग पोर्शन को इनलार्ज करना, ठीक है, इनलार्ज मेल्टिंग रीजन, मेल्टिंग रीजन को और बड़ा कर देना, इनलार्ज कर देना, जिससे जो और प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही उनको भी स्पेस मिल सके और वो डैमेज्ड पोर्शन को आसानी से रिपेयर करने में इन्वॉल्व हो सके। तो आपको ध्यान रखना है दूसरी प्रोटीन है EXPB और EXPD, ठीक है। एक प्रोटीन और है RPA, और यदि आप इसको समझ रहे हो इसकी फंक्शनल सिमिलैरिटी SSB से है। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो RPA, ठीक है, रेप्लिकेशन प्रोटीन A की बात करते हैं। इसकी फंक्शनल सिमिलैरिटी बैक्टीरिया के सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह है। और इसका मतलब ये हुआ ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, ठीक है, मेल्टेड जो रीजन है मेल्टिंग रीजन पर उसे स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज करता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है वो है EXPF एंड EXPG, ठीक है। जब डिटेक्शन हो गया तो इंडोन्यूक्लियस का फंक्शन है, इंडोन्यूक्लियस का फंक्शन चाहिए तो ये इंडोन्यूक्लियस है और ये भी इंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। तो EXPF और EXPG मनुष्य में NER में इन्वॉल्व होने वाले इंडोन्यूक्लियस है। जो EXPF है ये 5 प्राइम साइड पर कट लगाता है, ठीक है। जो DNA लीजन है उसके 5 प्राइम साइड पर कट लगाएगा EXPF और 3 प्राइम साइड पर कट करता है EXPG, ये कट करेगा। और देन इसके बाद इन्वॉल्व होगा DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन आएगा या फिर डेल्टा, और देन इसके बाद DNA लाइगेज। तो आप इन प्रोटीन्स को एक बार दोबारा समझ लें कि मनुष्य में कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्व होती हैं, और थोड़ा इनका फंक्शन हम रिलेट कर लेंगे प्रोकैरियोटिक प्रोटीन से तो इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है EXPC और EXPA ये दोनों कलेक्टिवली UVRA UVRB टेट्रामर की तरह फंक्शन करते हैं। ये DNA डैमेज को स्कैन करते हैं और उसके अराउंड जो डैमेज के अराउंड DNA है उसको वहां पर मेल्ट करते हैं, लोकल रीजन को मेल्ट करते हैं। यहां पर एक पॉइंट और क्लियर कर लें, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है UVRC, और UVRC का ऑक्सिलरी, ठीक है, जो प्रोटीन है वो EXPA है। अर्थात UVRC का यहां इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिकॉग्नाइज करना DNA डैमेज को और उस डैमेज के आसपास DNA को मेल्ट करना, लेकिन EXPA इसकी एक सहायक प्रोटीन है, इसकी सहायता करती है। तो कभी भी यदि हमसे EXPC
और XPA के बारे में यदि अंतर करने को कहा जाए तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है XPC की। इसका काम है डिटेक्शन करना, तो ये इसकी एक सहायक प्रोटीन है, ठीक है, इसके फंक्शन को असिस्ट करती है। दूसरी है XPB और XPD, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों सब यूनिट है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर सेकेंड H। जब हम लोग यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर आता है TF सेकेंड H। जब इनिशिएशन की बात करते हैं तो TBP के बाइंड होने के बाद जो है TF सेकेंड B, TF सेकेंड F, TF सेकेंड E और सबसे लास्ट में रिक्रूट होता है TF सेकेंड H। तो जब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हुई तो जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स असेंबल करते हैं तो TF सेकेंड H इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और ये प्रोटीन ही सबसे पहले प्रमोटर रीजन, इनिशिएटर रीजन के पास डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करता है, ठीक है, डीएनए टेम्पलेट को एक्सपोज करता है। देन इसके बाद जब दूसरा फंक्शन हम लोग TF सेकेंड H की बात करते हैं तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके CTD कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन को फास्फोराइलेट भी करता है, ठीक है, और तीसरे पोर्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर को रिक्रूट भी करता है। इसके फंक्शन को भी हम लोग चेक करेंगे। तो ये XPB और XPD ये TF सेकेंड H की सब यूनिट्स हैं और इनका फंक्शन है इनलार्ज मेल्टिंग रीजन, अर्थात ये फंक्शन करते हैं हेलिकेज की तरह, ठीक है, ये हेलिकेज की तरह फंक्शन करते हैं। एक प्रोटीन और है RPA। जब स्ट्रैंड्स का सेपरेशन होगा, जब यहां पर स्ट्रैंड्स अलग किए जाएंगे तो उन सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे हम लोग रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोट्स में सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का नाम लेते हैं, उसी तरह से यूकैरियोट्स में RPA रेप्लिकेशन प्रोटीन A फंक्शन करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में UBRC ने डीएनए लीजन के दोनों तरफ कट किया था, लेकिन यूकैरिया में हमें दो अलग अलग इंडोन्यूक्लियस यूज करने होते हैं। XPF ये 5 प्राइम साइड पर डीएनए लीजन के कट करेगा और XPZ ये 3 प्राइम साइड पर कट करेगा, आपको ये ध्यान रखना है। और यूकैरियोटिक जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं जो इन्वॉल्व होंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में, वो डीएनए पॉल एप्सिलॉन और डीएनए पॉल डेल्टा। जब यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन हम लोग पढ़ते हैं तो एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, जबकि जो डेल्टा है वो लैगिंग स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दोनों के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये प्रोटीन से आपको ध्यान रखना है। तो जब भी यूकैरियोट्स में, स्पेशली मनुष्य में, आप न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के बारे में क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है इस पाथवे के डिफेक्टिव होने से डिजीज होती है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। इस वजह से इसमें इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन्स को हमने XP से शुरू किया है। XP स्टैंड कर रहा है किसके लिए? जीरोडर्मा पिगमेंटोसम के लिए, तो XP से डेजिग्नेट करते हैं। तो अब उसमें A है, B है, C है, D है, G है, F है, इस तरह से सिक्वेंशियल नाम भी अरेंज किए जा सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा फंक्शन के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो XP, F, G, ठीक है। देन इसके बाद XPB, XPD और XPC प्रोटीन्स हैं। XPB और XPD ये किसके कंपोनेंट हैं? TF सेकेंड H के, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लें, ये TF सेकेंड H है और इसी TF सेकेंड H की दो सब यूनिट्स हैं, दो सब यूनिट हैं XPB और XPD। इस तरह से आप समझ सकते हैं, TF सेकेंड H का ही हिस्सा है XPB और XPD, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर कैसे इन्वॉल्व होगा यूकैरियोट्स में, स्पेशली मनुष्य में किस तरह से इसका रिक्रूटमेंट होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर किस तरीके से इन्वॉल्व होगा मनुष्य में। जैसे डीएनए डैमेज रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो कैसे न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का इन्वॉल्वमेंट होगा।
तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा यूकैरियोटिक, जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते होंगे या फिर न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर पढ़ते हैं, या कई जगह पर हम लोग नाम से लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर। ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका रिलेशन न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर से है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर पाथवे कि जब हम बात करेंगे तो ये दो तरीके से रिक्रूट हो सकता है। ठीक है, और दोनों को हम लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से इनको स्टडी करते हैं, देखेंगे क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटी है। तो डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए इस पाथवे का जो रिक्रूटमेंट है वो दो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक को हम लोग नाम देते हैं ग्लोबल जीन न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर, ग्लोबल जीन न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर, और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर। ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर, और दूसरा नाम देते हैं ग्लोबल जीन न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर, जैसा हमने बैक्टीरिया में स्टडी किया, जब भी डीएनए डैमेज होगा तो यूवीआर ए और यूवीआर बी का कॉम्प्लेक्स उस डीएनए डैमेज को स्कैन करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, यूकैरिया में थोड़ा सा एक अंतर आ रहा है और इससे एक नया कॉन्सेप्ट भी निकल के आ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस भी हम लोग जानेंगे क्या है। कि जब भी डीएनए डैमेज होते हैं, बल्कि डीएनए लीजन्स हैं, तो उनको कैसे सेंस किया जाए, उनको सेंस करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, और कैसे न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर को रिक्रूट किया जाए। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर का रिक्रूटमेंट डीएनए डैमेज को रिपेयर करने के लिए दो तरीके से हो सकता है। इस वजह से हम लोगों ने उसके दो पाथवेज बना दिए और नाम दे दिया ग्लोबल जीन न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर एंड सेकेंड इज ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर। ठीक है, यहां पर जब हम लोग आते हैं क्या अंतर है, थोड़ा अंतर कर लेते हैं दोनों में, देन दूसरी हम लोग और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ग्लोबल जीन रेगुलेशन में हम लोग कह सकते हैं रिपेयर डीएनए डैमेजेस in any region of DNA। जब ग्लोबल न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर की बात करेंगे तो किसी भी डीएनए के किसी भी हिस्से में डैमेज होगा, ये वहां जाकर के उसे रिपेयर कर सकता है, वहां रिपेयर करेगा। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर की हम लोग बात करते हैं तो यहां नाम ही है ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड। तो ये सिस्टम केवल वहां पर रिपेयर में इन्वॉल्व होगा जहां पर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मेनली इन्वॉल्व टू रिपेयर डीएनए रीजन्स with are transcribing by RNA polymerase। ऐसे डीएनए रीजन्स जहां पर आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, उन रीजन्स को
रिपेयर करने के लिए इन्वॉल्व होगा ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। या आप ऐसा समझ लें, जो रीजन्स डीएनए के ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, यदि वहां पर कोई डीएनए डैमेज है तो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर को रिक्रूट करने के लिए जो पाथवे इन्वॉल्व होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर कहते हैं। और इसी वजह से कह देते हैं कि ये केवल रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है उन रीजन्स पर जो जीन्स ट्रांसक्राइब हो रही हैं। तो यहां पर भी एक थोड़ा अंतर हो गया कि जो जीन लगातार ट्रांसक्राइब हो रही है, यूकैरियोट्स में हम लोग देखें तो जीन का बहुत सारा जो हमारा डीएनए का बहुत सारा रीजन है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, जिसे हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। तो जहां पर ट्रांसक्रिप्शन लगातार हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज लगातार डीएनए को कॉपी करके आरएनए में बदल रहे हैं, उन रीजन्स पर यदि डीएनए डैमेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है और उसने डीएनए डैमेज को डिटेक्ट किया है, तो ऐसी कंडीशन में जब न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर रिक्रूट होता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ यदि हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें या यूक्रोमेटिन की भी बात कर सकते हैं, किसी भी रीजन में यदि डीएनए डैमेज है और वहां पर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर रिक्रूट होता है तो उसे ग्लोबल न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर भी हम कहते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर जो TF सेकेंड H प्रोटीन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आरएनए पॉलीमरेज का भी इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर दो प्रोटीन है जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, एक TF सेकेंड H है, सेकेंड इज आरएनए पॉल सेकेंड। और यहां पर जो हम लोगों ने प्रोटीन्स लिखी थी ग्लोबल में, तो उनको XPC, XPA, B, D, F और Z ये सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर पाथवे को दो तरीके से रिक्रूट किया जा सकता है रिपेयर में। एक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड और दूसरा है ग्लोबल जीन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। अब दोनों में थोड़ा अंतर करते हैं स्ट्रक्चर बना करके, उसमें आप समझ पाएंगे कैसे इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, ये डीएनए है और ये थायमीन डाइमर है। जब हम ग्लोबल न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है दोनों में। यदि हम डिफरेंस की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डिटेक्शन का। ग्लोबल जीन या जीनोम न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की जब हम लोग बात करेंगे तो ये थायमीन डाइमर है। इस डाइमर को डिटेक्शन का जो काम है, सबसे पहले जो डिटेक्ट करेगा वो XPC along with XPA। तो XPC प्रोटीन सबसे पहले इसको क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। डिटेक्शन के साथ ही इस डीएनए रीजन को वो मेल्ट भी करेगी। डिटेक्शन किया, देन इस रीजन को मेल्ट भी किया। इसके मेल्ट करने के बाद जस्ट बाद इन्वॉल्व होगा TF सेकेंड H, जिसकी दो इंपॉर्टेंट सब यूनिट हैं XPB एंड XPD। इसकी दो सब यूनिट्स हैं TF सेकेंड H। ये जो मेल्टेड रीजन है, इस मेल्टेड रीजन को इनलार्ज करेगा, थोड़ा सा और बड़ा करेगा। जो ये मेल्टिंग पोर्शन था उसको इनलार्ज किया TF सेकेंड H या XPB, XPD आप समझ सकते हैं।
ठीक है। इस तरह से सबसे पहले जो प्रोटीन इन्वॉल्व हुई वो XPC along with XPA, इसने डिटेक्शन किया और जहां पर डैमेज रीजन था वो डीएनए को मेल्ट किया। दूसरे स्टेप में TF सेकेंड H या इसकी दो कंपोनेंट है XPB और XPD इन्वॉल्व होता है और जो मेल्टेड रीजन था इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता है, थोड़ा और बड़ा करता है। देन इसके बाद इन्वॉल्वमेंट होगा। अब यहां पर जब आप एक पॉइंट और समझ सकते हैं, जैसे ही ये इनलार्ज करेगा तो इन सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करने के लिए जो प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, ठीक है, वो RPA है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, वो भी इन्वॉल्व होगी। देन इसके बाद जो इन्वॉल्वमेंट होगा तो XPF और XPG का इन्वॉल्वमेंट होगा, जो डीएनए इस तरीके से जो डीएनए डैमेज्ड पोर्शन है डीएनए का, स्ट्रैंड्स का, उनके दोनों तरफ ये कट लगाएंगे। यदि ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है तो यहां पर XPF कट करेगा और यहां पर XPG कट करेगा। तो आप इस सीक्वेंस को देखें, XPC, देन इसके बाद XPB, XPD, देन इसके बाद XPF और XPG, ये इंडोन्यूक्लियस हैं, ये इन्वॉल्व होंगे और इस पार्ट को कट करके यहां से बाहर निकालेंगे और जब बाहर निकल जाएगा देन इसके बाद ये सिंगल स्टैंडर्ड गैप क्रिएट होगा जिसको डीएनए पॉल एप्सिलॉन डेल्टा अलोंग विथ डीएनए लाइगेज इस पोर्शन को फिल करेंगे। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं ग्लोबल जीन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में। जब हम ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में आते हैं तो कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है ग्लोबल जीन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर से, केवल एक पॉइंट को लेकर के डिफरेंस है। यहां पर जो डिटेक्शन है, जो डैमेज का डिटेक्शन है, वो XPC प्रोटीन कर रही है। XPC प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है ग्लोबल जीन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में डिटेक्ट करने का डीएनए डैमेज को। बस यही फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में। आप इसको कुछ इस तरीके से समझें, ये डैमेज्ड पोर्शन है और इस डैमेज्ड पोर्शन की रिपेयर की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड प्रोसेस है। ये एक आरएनए पॉलीमरेज है जो लगातार ट्रांसक्रिप्शन करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये आरएनए पॉल है, ये आगे बढ़ रहा है। ये 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, ये आरएनए का 5 प्राइम एंड है। ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर कैसे रिक्रूट होता है पाथवे में, हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है आरएनए का और आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड पर मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये आगे मूव करता जाएगा आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता जाएगा। लेकिन यदि डीएनए टेम्पलेट में कहीं पर पायरिमिडीन डाइमर्स प्रेजेंट है तो पायरिमिडीन डाइमर्स आरएनए पॉलीमरेज के मूवमेंट को रोक देगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही मूव करके आगे बढ़ा और डीएनए डैमेज के क्लोज पहुंचा तो इसका मूवमेंट रुक गया। ठीक है, इसके मूवमेंट के रुकते ही एक तो आप ये समझ सकते हैं मूवमेंट रुक गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल को पता नहीं है, सेल ने सेंस कर लिया कि यहां पर डैमेज है। तो इसी पॉइंट को हम लोग यहां लिंक करते हैं यूवी XPC से। तो ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में जो डैमेज की सेंसिंग है, डैमेज को सेंस करने वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है, सेंस डैमेज। इसका मतलब यह हुआ ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है XPC का, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि XPC का फंक्शन परफॉर्म करता है आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव कर रहा होगा तो यहां पर ये डीएनए को मेल्ट भी किया होगा, लोकल रीजन पर ये डीएनए को मेल्ट भी किया है। तो जो फंक्शन ग्लोबल
जीन न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में एक्सपीसी करता है, वही फंक्शन जो ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड NER है आरएनए पॉलीमरेज करता है। बस ये बेसिक अंतर है दोनों में। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ने डैमेज को डिटेक्ट किया, ठीक है, इसका मूवमेंट पॉज हो गया, ये रुक गया वहां पर, और देन ये रिक्रूट करता है TF सेकेंड H को, TF सेकेंड H। इसकी जो दो सब यूनिट हैं XPB और XPD, ये दोनों सब यूनिट्स इस रीजन को और भी ज्यादा मेल्ट करेंगी। कुछ इस तरीके से इसको और भी ज्यादा मेल्ट कर लिया, ठीक है। इसको मेल्ट करने के बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम है। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज ने यहां सेंस किया है, यहां XPC ने सेंस किया। जैसे ही आरएनए पॉल सेंस करेगा, ये रिक्रूट करेगा TF सेकेंड H को। TF सेकेंड H डैमेज रीजन पर डीएनए को मेल्ट करेगा, और देन इसके बाद रिक्रूटमेंट होगा इंडोन्यूक्लियस का XPF और XPG का, जो दोनों एंड पर डीएनए पर कट करेंगे। जो डैमेज्ड पोर्शन है उसको इस तरीके से ये कट करेंगे, 5 प्राइम साइड और 3 प्राइम एंड पर ये कट करेंगे। देन इसके बाद जो डैमेज्ड पोर्शन है डीएनए का वो इस तरीके से निकल जाएगा, और देन डीएनए पॉल फर्स्ट एप्सिलॉन एंड डीएनए पॉल डेल्टा एंड डीएनए लाइगेज इस गैप को फिल करेंगे। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। तो कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है TF सेकेंड H के बारे में, कि TF सेकेंड H किस तरह से न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि TF सेकेंड H ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिपेयर में इसका रोल क्या है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब किसी जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्सपोज है। यदि वहां पर किसी तरह का कोई डैमेज है तो आरएनए पॉलीमरेज को उसे फेस करना पड़ेगा। तो वहीं से आरएनए पॉलीमरेज से एक सिग्नल और जनरेट हो गया न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के लिए। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ने किसी डैमेज को डिटेक्ट किया, उसका मूवमेंट रुका, रुकते ही उसने रिक्रूट किया TF सेकेंड H को। TF सेकेंड H हिस्सा है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर का भी, और उसने वहां पर मेल्ट जो रीजन है उसको और ज्यादा मेल्ट किया। देन इन्वॉल्वमेंट हो गया XPF का, XPG, ये इंडोन्यूक्लियस है। डीएनए लीजन के दोनों साइड पर इन्होंने कट किया, और देन डीएनए पॉल एप्सिलॉन और डेल्टा ने, ठीक है, उस गैप को फिल किया। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, जब XPF और XPG आते हैं तो ये XPF 5 प्राइम साइड पर कट लगाता है, और ये लगभग 21 न्यूक्लियोटाइड्स अप स्ट्रीम लगाता है फ्रॉम डैमेज्ड साइड, ठीक है। और जबकि XPG की यदि हम बात करें तो 6 to 7 न्यूक्लियोटाइड ये डाउन स्ट्रीम कट लगाता है। इस तरह से जो डैमेज्ड पोर्शन है उसको हम लोग कह सकते हैं अबाउट 27 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग डैमेज्ड पोर्शन बाहर निकलता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में यही लगभग 13 से 15 न्यूक्लियोटाइड्स का था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ठीक है। यहां पर मैंने ह्यूमंस के उदाहरण को लेकर के आपके साथ डिस्कस किया है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर को। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि इनमें से कोई भी न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्व होने वाली प्रोटीन XPC, XPF या G कोई भी डिफेक्टिव होगी तो फिर डिजीज डेवलप होती जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के बारे में। अगले टॉपिक में हम लोग जो डायरेक्ट रिपेयर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे डायरेक्ट रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। उसको बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे।